हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ये जिलेट का ही एक टॉपिक है, ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसका बेसिक प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शंस, उसका क्या क्या एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, लॉसेस, रेगुलेशंस, बीएच कार्व, फिर सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपका हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल का आपको बस फोटो खींचना है और उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ट्रांसफार्मर, देखो नाम से ही पता चलता है कि इसका काम क्या है। ओके, राइटर क्या करता है? हु राइट्स, जो लिखता है उसे राइटर कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर मीन्स जो ट्रांसफॉर्म करते हैं उसे ही ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अब किस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और करंट। ओके, सो ट्रांसफार्मर एक कुछ इस तरह सा दिखने वाला एक चीज़ है। ओके, ये एक मान लो कि तुम्हारा पास जो बुक है ना, एक बुक, उस बुक का अगर फ्रंट जो कवर है उसमें से अगर एक छेद करके उस भीतर का चीज़ अगर बाहर निकालोगे तो एक फ्रेम की तरह बने रहेगा वो, और बीच में जो है वो हॉलो रहेगा। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, राइट? इमेजिन करो, उसके दोनों साइड पे ऐसे करके वाइंडिंग्स लगे होते हैं, ठीक है? वाइंडिंग्स लगे होते हैं। यहाँ पे हम लोग सप्लाई देते हैं और यहाँ से हम लोग आउटपुट लेते हैं। मतलब इस साइड है इनपुट साइड और ये साइड जो है दैट इज आउटपुट साइड। ओके, इनपुट साइड को कहा जाता है कि प्राइमरी वाइंडिंग, और जहां से हम लोग आउटपुट लेते हैं उसे कहा जाता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, सो जहां पे हम लोग इनपुट डालते हैं उसे कहते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग, जहां से हम लोग आउटपुट लेते हैं उसे कहते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग। अब ये काम कैसे करता है? ठीक है, देखो, अगर हम लोग ये मान लो कि एक चीज़ यहाँ पे ये AC में काम करता है, DC में नहीं। तो मान लो यहाँ पे हम लोग एक AC वोल्टेज, AC सप्लाई यहाँ पे हम लोग अटैच किए हैं, ठीक है? तो AC सप्लाई अटैच करने के लिए यहाँ पे एक करंट फ्लो होगा जो कि ऑल्टरनेटिंग इन नेचर होगा। सो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हम लोग अप्लाई किए हैं, यहाँ से ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा होगा। और ये जो मटेरियल है दैट इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। दैट मीन्स यहाँ पे अगर करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेटाइज्ड होता है, राइट? वो मैग्नेटाइज्ड होता है। तो अगर ये वाइंडिंग में से करंट फ्लो होगा तो ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये मैग्नेटाइज्ड होगा। इसके अंदर फ्लक्स जनरेट होगा, राइट? इसके अंदर फ्लक्स जनरेट होगा। जो फ्लक्स क्या है? ऑल्टरनेटिंग इन नेचर है। मतलब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, उस ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से यहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो भी ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स है, राइट? तो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स मतलब वो टाइम के रेस्पेक्ट पे उसका वैल्यूज और डायरेक्शन वो चेंज करते रहता है, ठीक है? ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मतलब ये जो फ्लक्स, ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से होते हुए ये फ्लक्स, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग में आया, ये जो वाइंडिंग है इसमें, इसके साथ ये लिंक हुआ, राइट? तो यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, देखो यहाँ पे हम लोग फैराडेज लॉ के मुताबिक क्या जानते हैं कि अगर फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव स्पीड हम लोग मतलब क्रिएट करेंगे तो उस कंडक्टर में एक EMF जनरेट होगा। तो यहाँ पे जो कंडक्टर है वो कंडक्टर और ये फ्लक्स के बीच में एक रिलेटिव स्पीड है, क्योंकि कंडक्टर फिक्स्ड है। ओके, कंडक्टर फिक्स्ड है पर फ्लक्स जो है वो मूव कर रहा है, तो उसके बीच में एक रिलेटिव स्पीड है। तो उस रिलेटिव स्पीड की वजह से यहाँ पे एक EMF जनरेट होगा, इस साइड में एक EMF जनरेट होगा, राइट? अगर हम लोग इस साइड को शॉर्ट सर्किट करेंगे, मतलब अगर यहाँ पे लोड डालेंगे तो एक करंट फ्लो होगा सेकेंडरी साइड में।
So that is the working principle of, that is the basic working principle of a transformer. That means यहाँ पे हम लोग सप्लाई दिए हैं AC वोल्टेज, उसकी वजह से AC करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे AC फ्लक्स जनरेट हो रहा है, उस फ्लक्स की वजह से यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग में एक फ्लक्स का लिंक हो रहा है, उस सेकेंडरी वाइंडिंग और फ्लक्स के बीच में एक रिलेटिव स्पीड पैदा हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज पैदा हो रहा है, और अगर हम लोग यहाँ पे लोड कनेक्ट करते हैं तो लोड के थ्रू करंट फ्लो होगा. ओके, सो दैट इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफार्मर. अब ये ट्रांसफार्मर क्या करता है कि एक जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग तक ट्रांसफर करता है. पर यहाँ पे देखो एक चीज़, इस प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है. So that means primary winding and secondary windings are electrically isolated but magnetically coupled. That means यहाँ पे एक मैग्नेटिक सर्किट है जिसकी मदद से प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे से कनेक्टेड है. Right, so primary winding and secondary winding are electrically isolated but magnetically coupled. ओके, सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफार्मर. अब ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर जनरली दो तरह का होता है, मतलब स्टेप अप एंड स्टेप डाउन. ओके, तो स्टेप अप स्टेप डाउन क्या कैसे होता है, अगर मान लो कि यहाँ पे हम लोग वोल्टेज डाले हैं V1, यहाँ पे हम लोग को वोल्टेज मिल रहा है V2. ओके, अगर V1 ग्रेटर देन V2 हुआ, दैट मीन्स दिस इज स्टेप डाउन. मतलब सेकेंडरी साइड में अगर हम लोग को कम वोल्टेज मिल रहा है, सो दैट इज स्टेप डाउन. अगर सेकेंडरी साइड में हम लोग को ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है तो दैट इज स्टेप अप. क्लियर? सो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन. तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे हम लोग करते हैं, मतलब यहाँ पे वोल्टेज दे रहे हैं, हम लोग को कैसे यहाँ पे कम वोल्टेज मिलेगा, कैसे यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच वाइंडिंग. दैट मीन्स मान लो यहाँ का जो नंबर ऑफ टर्न्स है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स है N1 और इसका नंबर ऑफ टर्न्स है N2. ठीक है, अगर ये कंडीशन है, इस कंडीशन के लिए हम लोग को N1 ग्रेटर देन N2 करना पड़ेगा. राइट, और ये कंडीशन के लिए हम लोग को N1 लेस देन N2 करना पड़ेगा. ओके, सो दैट मीन्स जिस साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है उस साइड में वोल्टेज है वो भी ज़्यादा है, जिस साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम है उस साइड में वोल्टेज जो है वो भी कम है. क्लियर? तो स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे हम लोग कर सकते हैं वो पता चल गया. यहाँ पे एक चीज़ है N2 by N1, N2 by N1, that is transformation ratio. ओके, यह है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. सो N2 और N1 का रेशियो को कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर मान लो कि कोई भी प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया है, ठीक है, तो हम लोग को समझना पड़ेगा दैट इज द रेशियो ऑफ द सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स एंड द प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स. सो N2 by N1 को कहा जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जो कैपिटल K से हम लोग डिनोट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे तो बेसिक प्रिंसिपल हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो गया. तो मान लो कि अभी जो है कि यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हम लोग अगर वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो उसकी कर सकते हैं. V1 by V2 इक्वल्स टू N1 by N2 इक्वल्स टू I2 by I1. ओके, मतलब क्या है, V1 by V2 इक्वल्स टू N1 by N2. दैट मीन्स वोल्टेज इज वेरीज टू नंबर ऑफ टर्न्स. राइट, जिस साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है उस साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम है. यहाँ पे क्या है, V1 by V2 इक्वल्स टू I2 by I1, मतलब उल्टा हो गया. दैट मीन्स जिस साइड पे वोल्टेज ज़्यादा है उस साइड पे करंट कम है. मतलब यहाँ पे जो है इसकी ये कंडीशन के लिए क्या होगा, I1 इज लेस देन I2. यहाँ पे क्या है, वोल्टेज ज़्यादा है, यहाँ पे करंट क्या होगा, कम होगा. और यहाँ पे क्या होगा, I1 इज ग्रेटर देन I2. जहाँ पे वोल्टेज कम है वहाँ पे करंट ज़्यादा है, जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है वहाँ पे करंट कम है. मतलब यहाँ पे अगर स्टेप अप हो रहा है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए सेकेंडरी साइड में हम लोग को वोल्टेज तो ज़्यादा मिलेगा पर करंट क्या है वो कम मिलेगा. यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए वोल्टेज तो हम लोग को कम मिलेगा पर करंट क्या है वो ज़्यादा मिलेगा. राइट, सो
ये जो है V1 बाई V2 इक्वल्स टू N1 बाई N2 इक्वल्स टू I2 बाई I1। इसकी मदद से हम लोग अगर मान लो कि रेशियो दिया गया है और एक वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज दिया है तो हम लोग सेकेंडरी वोल्टेज इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर? सो दीज आर द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं जनरली, कोड टाइप ट्रांसफार्मर एंड द सेल टाइप ट्रांसफार्मर। कोड टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये जो है दैट इज द कोड टाइप ट्रांसफार्मर। ओके, कोड टाइप। और सेल टाइप ट्रांसफार्मर कैसे होता है? सेल टाइप ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह दिखते हैं। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे वाइंडिंग्स वुंड रहता है, यहाँ पे बीच में वाइंडिंग्स वुंड रहता है, दैट इज द सेल टाइप ट्रांसफार्मर। और दोनों साइड में जो वाइंडिंग्स वुंड रहता है दैट इज द कोड टाइप ट्रांसफार्मर। ओके, सो दीज आर सम बेसिक आइडिया ऑफ ए ट्रांसफार्मर। अब हम लोग देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। ओके, क्या क्या बेसिक पार्ट्स क्या क्या है, उस पार्ट्स का काम क्या क्या है और कैसे एक ट्रांसफार्मर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर और मेन पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है, देखो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि वाइंडिंग, कोड, कंजर्वेटर टैंक, ब्रीदर, बुकोल्स रिले, रेडिएटर, इस सभी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है? वाइंडिंग। हम लोग अभी देखे हैं कि वाइंडिंग दो तरह का होता है, एक है प्राइमरी वाइंडिंग एंड अदर वन इज सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, और वाइंडिंग को और भी दो तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग। ये नाम से ही पता चलता है, जिस साइड का वोल्टेज ज़्यादा होता है उसमें उसको हाई वोल्टेज वाइंडिंग कहते हैं, जिस साइड का वोल्टेज कम होता है उसको लो वोल्टेज वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि वाइंडिंग किस तरह होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। नेक्स्ट इज द कोर। कोर क्या होता है? ये जो ट्रांसफार्मर है, हम लोग जो अभी देखे हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है जहाँ पे वाइंडिंग वुंड रहता है उसको कहा जाता है कि कोर। ठीक है, कोर जनरली सिलिकॉन स्टील मटेरियल से बनता है और बनता है कि CRGO मटेरियल से। ओके, CRGO मटेरियल से, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड मटेरियल से ये स्टील कोर बनता है। तो ये कोर बनाने के लिए हम लोग को एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जिस मटेरियल से हम लोग कोर को बना रहे हैं उस मटेरियल का हिस्टेरेसिस लूप का एरिया जितना कम हो सके उतना ही अच्छा है ना। हिस्टेरेसिस लूप का एरिया क्या है? देखो, ये तुम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़े हो कि हिस्टेरेसिस लूप किसे कहते हैं। ठीक है, किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम लोग उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो उसका मैग्नेटिज्म बढ़ता है और क्या होता है कि उसमें जैसे कि हम लोग करंट बढ़ाते हैं वैसे उसका मैग्नेटिज्म बढ़ता है। एक टाइम आता है जहाँ पे आके वो सैचुरेट हो जाता है, फिर हम लोग अगर उस मैग्नेटिक करंट को डिक्रीज करवाएंगे तो वो डीमैग्नेटाइज होता है, पर उसी लाइन से नहीं होता। ये जो फिनोमेना वगैरह सब है ये सबको हिस्टेरेसिस लूप कहा जाता है। ये हम लोग ड्रॉ करके एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, दैट इज द मैग्नेटाइजेशन, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, तो that is the hysteresis loop. Okay, that is the hysteresis loop, राइट। सो हिस्टेरेसिस लूप क्या है? देखो, इसमें कि किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का अगर हम लोग करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो पहले क्या होता है, इस लाइन से ये फील्ड मैग्नेटाइजेशन बढ़ रहा है, बढ़ते 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 इस पॉइंट में जब आया तो ये सैचुरेशन पोजीशन में चला गया। मतलब उस मटेरियल के जितना सारा डाइपोल्स है ना वो सभी अलाइन हो चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे आके सैचुरेटेड, अब मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ रहा है जितना हम लोग चाहे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा ले। अब अगर हम लोग इसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को घटाते हैं तो क्या होता है कि ये डीमैग्नेटाइज होते हैं, पर डीमैग्नेटाइज इसी लाइन से नहीं होता, वो कोई दूसरा लाइन से होता है। ठीक है, तो मान लो कि O है, ये A है, B है और ये पॉइंट C है। तो OB इसको कहा जाता है कि रिटेंटिविटी। मतलब यहाँ पे देखो, हम लोग करंट जीरो कर दिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है, पर कुछ मैग्नेटिज्म उसमें है, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें है, दैट इज द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, उसको कहा जाता है कि रिटेंटिविटी। और यहाँ पे देखो क्या है, ये जो OC पॉइंट है, OC
इसको कहा जाता है कि कोर्सिविटी। ओके, कोर्सिविटी मतलब इतना नेगेटिव एच देने के बाद ये पूरा जो मैग्नेटिक जो कोर है ये डीमैग्नेटाइज्ड हो चुका है। देखो इस पॉइंट पे, सी पॉइंट में यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है पर एच है नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब हम लोग करेंट दे रहे हैं वो मैग्नेट हो रहा है, हम लोग करेंट डिक्रीज कर रहे हैं, जब करते 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 जीरो में ला दिए, जीरो यहाँ इस पॉइंट में है तब भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं उस करेंट को दूसरे डायरेक्शन में हम लोग इंक्रीज करवा रहे हैं। जब हम लोग इंक्रीज करवा रहे हैं तो सी पॉइंट में आ रहा है, सी पॉइंट में आने के बाद क्या होता है वो पूरा डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर से इसे बढ़ाएंगे एच को नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वो फिर से बढ़ेगा, इस पॉइंट में आके फिर से सैचुरेट करेगा, फिर से अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो इस पॉइंट में आके फिर से वो रिडक्टिविटी प्रॉपर्टी दिखाएगा, ऐसे करके होता है। ठीक है, दैट इज द BH कर्व ऑफ एनी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, इसका भी एक डिटेल्स वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स करके जो प्लेलिस्ट है FE एंड E, उसमें हिस्टैरिसीस लूप करके एक डिटेल्स वीडियो है, वो अगर चाहो तो तुम देख सकते हो, तो ये डिटेल समझ में आएगा कि हिस्टैरिसीस लूप क्या है। ओके, कैसे हम लोग हिस्टैरिसीस लूप बनाते हैं, राइट। तो ये जब हम लोग ट्रांसफार्मर का कोड डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हिस्टैरिसीस लूप का एरिया जितना हो सके ये थिन हो, क्योंकि इसका एरिया जो है दैट इज ये डिनोट करता है कि हिस्टैरिसीस लॉस कितना होगा उस मटेरियल पे। तो अगर मान लो कि ये एक मटेरियल का हिस्टैरिसीस लूप है और ये एक मटेरियल का दूसरा मटेरियल का हिस्टैरिसीस लूप है, ठीक है, ये इससे थिन है, पतला है, तो दैट इज द परफेक्ट मटेरियल फॉर द कोड डिजाइन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। को ट्रांसफार्मर का कोड डिजाइन करने के लिए ये मटेरियल अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका हिस्टैरिसीस लूप का एरिया कम है, दैट मीन्स हिस्टैरिसीस लॉस भी इसमें कम है। ठीक है, सो दिस इज द कोर। नेक्स्ट इज द कंजर्वेटर टैंक। तो कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, देखो ये जो ट्रांसफार्मर का जो एक बॉक्स में ट्रांसफार्मर, तो उसका वो वाइंडिंग जो है वो प्लेस्ड रहता है, एक पूरा एक मेटल का बॉक्स में वाइंडिंग प्लेस्ड रहता है, और उस बॉक्स में पूरा क्या होता है, तेल भरा रहता है, ठीक है, ऑयल भरा रहता है, जिसको कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल। ओके, तो मान लो कि ये एक बॉक्स है, ये एक ट्रांसफार्मर का बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे कोर है। ओके, ऐसे करके कुछ है, अगर मतलब ऐसे ही ड्राइंग हुआ, ठीक है। तो ये पूरा ऑयल से भरा होता है, ऑयल में ये जो दो वाइंडिंग्स है वो डिप किया रहता है। ऑयल क्यों रहता है, ऑयल क्योंकि नंबर 1 इज द कूलिंग पर्पस, क्योंकि इसमें अगर जब करंट फ्लो होता है, जब हम लोग लोड डालते हैं तो बहुत हीट जनरेट होता है, उसको कूल करने के लिए ऑयल एक कूलिंग मटेरियल की तरह काम करता है और इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो ये टैंक जो है ये पूरा ऑयल से फिल्ड रहता है, पर जब ये ऑयल गर्म होगा तो ये वॉल्यूम में बढ़ेगा, और जब ये ऑयल ठंडा होगा तो तब ये वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, घटेगा। तो ये जो इंक्रीज डिक्रीज है इसका वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए तो थोड़ा जगह चाहिए ना। तो क्या होता है, इसमें अगर हम लोग वो जगह छोड़ देते हैं तो इसमें एयर रह जाता है, एयर में थोड़ा मॉइस्चर भी रह सकता है, तो उस मॉइस्चर में ये इसमें कोरोशन आ सकता है, वाइंडिंग कोरोशन आ सकता है। तो इस टैंक को हम लोग, इस टैंक में कोई हम लोगों को जगह नहीं छोड़ना है जहाँ पे ऑयल का वॉल्यूम बढ़े घटे, इसके लिए कोई जगह नहीं छोड़ना है। तो उसके लिए हम लोग एक अरेंजमेंट किए हैं, यहाँ पे पाइप से वो कनेक्टेड रहता है, दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेटर टैंक, ठीक है। ये होता है कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक में ऑयल क्या रहता है, हाफ फिल रहता है, ठीक है। जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ऑयल का लेवल क्या होता है, ऑयल एक्सपैंड करेगा तो ऑयल का लेवल वो बढ़ जाएगा। जब ये ऑयल ठंडा होगा तो वो क्या होगा, लेवल धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो ये नीचे ऊपर होने के लिए जो जगह चाहिए वो कंजर्वेटर टैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कंजर्वेटर टैंक में भी ऑयल रहता है पर वो हाफ फिल रहता है, फुल फिल नहीं रहता है। तो उसके साथ ये पूरा ऑयल टैंक जो ट्रांसफार्मर का मेन टैंक होता है वो कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हीट जनरेट होगा तो ऑयल क्या होगा, वॉल्यूम में बढ़ेगा, तो वो जो इंक्रीज हुआ वो जो एरिया वो कंजर्वेटर टैंक में वो कंजर्वेटर टैंक उसके लिए एडिक्वेट स्पेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो दिस इज द कंजर्वेटर टैंक। नेक्स्ट इज द ब्रीदर। ब्रीदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो कंजर्वेटर टैंक से लगा रहता है। ब्रीदर एक ग्लास, एक मान लो कि एक ग्लास का कोई जार है, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मतलब कोई जार है ग्लास का, उसमें क्या होता है, उसमें सिलिका जेल रहता है। अब सिलिका जेल क्या है, सिलिका जेल का ये प्रॉपर्टी है कि वो एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है,
ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और सिलिका जेल का ऐसे कलर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। जब वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो पिंक बन जाता है। ठीक है, इसका एक प्रॉपर्टी है। तुम लोग देखे होगे कि कैमराज में जो SLR DSLR कैमराज होते हैं ना, वो अगर सिलिका जेल में मतलब तुम प्लेस करोगे तो अच्छा रहेगा। हम लोग जो मतलब शूज़ खरीदते हैं वहाँ पे छोटा छोटा एक पैकेट्स मिलता है, वो भी उसमें भी कोई मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए सिलिका जेल होते हैं। ठीक है, तो ये काम आते हैं सिलिका जेल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए। अब इसमें सिलिका जेल क्यों डाला जाता है? ठीक है, सिलिका जेल क्यों डाला जाता है? देखो यहाँ पे जो मतलब ये तो हाफ फिल रहता है, ऑयल हाफ फिल और ऑयल एयर रहता है। ठीक है, तो मतलब जब ये ऑयल का लेवल इंक्रीज होगा तो इसमें जो एयर है वो एयर इधर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रीदर से बाहर आ जाएगा। फिर ऑयल का लेवल जब घटेगा तो क्या होगा, इधर से एयर फिर उस खाली जगह को भरने के लिए आ जाएगा। दैट मीन्स इस जगह में एयर का आना जाना रहता है। ठीक है, अब एयर का आना जाना रहता है मतलब एयर में मॉइस्चर होते हैं, तो मॉइस्चर का भी आना जाना रहता है। तो वो मॉइस्चर से यहाँ पे क्या होता है, कोरोशन आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो एयर आ रहा है या जा रहा है, जाने का मतलब जो एयर आ रहा है इसमें घुस रहा है, उस एयर को मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ये एटमॉस्फेरिक जो एयर है ना, ये सिलिका जेल से गुजरते हुए इस कंजर्वेटर टैंक में जाता है। तो सिलिका जेल से अगर गुजरेगा तो क्या होगा, इसमें जितना मॉइस्चर है वो मॉइस्चर क्या होगा, ये सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेगा और ये जो एयर इसमें जाएगा ये ड्राई एयर जाएगा, तो उसमें कोरोशन की कोई बात नहीं रहता है। ठीक है, तो सिलिका जेल क्या होता है, ये जो मान लो कि हम लोग जो सांस लेते हैं ना, व्हाट इज दिस इज द ब्रीदिंग। तो ट्रांसफार्मर भी यही करता है। जो ऑयल का लेवल है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। सो दिस फिनोमेना इज ब्रीदिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, राइट। सो ब्रीदिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, और जिसकी थ्रू ये ब्रीदिंग होता है दैट इज कॉल्ड द ब्रीदर ऑफ द ट्रांसफार्मर। ब्रीदर में क्या रहता है, सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे ब्रीदर में और एक चीज रहता है कि ऑयल पॉट रहता है। ऑयल पॉट, ओके, ऑयल पॉट क्या काम करता है तो ये जो एयर अंदर जा रहा है, एयर में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल भी रहता है, थोड़ा भारी कुछ पार्टिकल भी रहता है। तो ऑयल पॉट क्या करता है, उस भारी पार्टिकल को उसमें प्रिसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, उसमें नीचे आ जाता है। तब ऑयल में जो डस्ट पार्टिकल और भारी पार्टिकल है वो ऑयल अपने तरफ खींच लेता है, ऑयल फिल्टर कर लेता है, और जो मॉइस्चर है वो सिलिका जेल फिल्टर कर लेता है। तो इसमें जो एयर जाता है वो एकदम प्योर एयर होता है, उसमें कोई खराबी नहीं है, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, कोई मॉइस्चर नहीं है, तो ऐसे जाता है। और इसमें ट्रांसपेरेंट क्यों रहता है, क्योंकि हम लोग को हर एक टाइम मॉनिटर करना पड़ता है कि इसमें कलर चेंज आ रहा है कि नहीं। जब भी कलर चेंज हो जाए तब ये पिंक सिलिका रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो काम नहीं करेगा। उसको बाहर निकल के एक चीज़ से चेंज करना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं करना चाहते हो तो वो एक बड़े जगह में उसको हीट दे के, अगर तुम लोग बड़े जगह में उसको ऐसे मतलब रख के अगर हीट दोगे तो वो जो अंदर का जो सिलिका जेल का अंदर का जो मॉइस्चर है बाहर निकल के आएगा, वो फिर से ब्लू कलर में आ जाएगा, फिर से तुम यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, दैट इज नो प्रॉब्लम। सो दिस इज द ब्रीदर एंड ब्रीदिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। सिलिका जेल क्यों रहता है, कंजर्वेटर टैंक हाफ फिल क्यों रहता है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट इज द बुकोल्स रिले। बुकोल्स रिले क्या होता है, ये कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में रहता है। बुकोल्स रिले क्या होता है, क्या करता है कि ये एक गैस ऑपरेटेड रिले है। रिले का मतलब क्या है, रिले इज अ डिवाइस विच सेंस अनवांटेड फिनोमेना ऑकर्स इन ए डिवाइस ऑन इन ए मशीन। ठीक है, तो रिले क्या करता है, रिले किसी भी अनवांटेड और अनडू ऑकरेंस फिनोमेना को वो सेंस करता है और कुछ नहीं। तो ये एक गैस ऑपरेटेड है, मतलब यहाँ पे अगर ये टेम्परेचर राइज को सेंस करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर टेम्परेचर राइज हुआ तो इसमें जो ऑयल जा रहा है वो भी टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में होगा। उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक गैस निकलता है। गैस की वजह से यहाँ पे जो बुकोल्स रिले क्या करता है, इसमें एक भेंस रहता है, वो उसको भेंस को तोड़ देता है। तो क्या होता है, वो जो हीट है वो बाहर निकल के आता है। ठीक है, तो दैट इज द गैस ऑपरेटेड रिले एंड इट सेंस द टेम्परेचर राइज इन ए ट्रांसफार्मर। ठीक है, वो क्या होता है, टेम्परेचर राइज को सेंस करता है। ओके, नेक्स्ट इज द रेडिएटर। रेडिएटर क्या होता है, रेडिएटर कुछ इस तरह से दिखता है। रेडिएटर ट्रांसफार्मर के साइड में रहता है। ट्रांसफार्मर के मान लो ये तो ये है, तो यहाँ पे रेडिएटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रेडिएटर रहेगा। रेडिएटर क्या करता है,
रेडिएटर में से मान जो एक गर्म जो ऑयल है ना, वो हम लोग क्या जानते हैं, अगर किसी भी गर्म चीज़ में अगर हम लोग सरफेस एरिया उसका बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसका जो हीट ट्रांसफ़र होता है ना, वो उसका रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि ये रेडिएटर से जो हॉट ऑयल है वो गुजरता है, वो फ्लो करता है। सो फ्लो करने की वजह से यहाँ पे बहुत सारा सरफेस एरिया जो है वो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हॉट ऑयल का जो टेम्परेचर है ना वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो उसका मतलब रेडिएटर एज अ कूलेंट काम करता है। कूलेंट मतलब उसमें से ऑयल गुजरता है, उसकी वजह से वो जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो वो ऑयल क्या होता है कि उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, अगर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा तो इसमें जो एयर है, जो एयर का जो यहाँ पे अंदर आ रहा है, एयर की वजह से भी जो हीट क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो ऑयल का हीट है ना, इसको कम करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी हो रहा है कि ऑयल का हीट जो है उसको कम करने के लिए, क्योंकि अगर ऑयल बहुत ज़्यादा हीट में हो जाएगा ना, तो ये वाइंडिंग जो है वो जल भी सकता है, ठीक है। तो ये हीट को कंट्रोल करने के लिए ये इतना सारा अरेंजमेंट हम लोगों को पास है। Clear? So these are the glimpse of the construction of a transformer. Okay, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल हम लोगों ने देखा, कंस्ट्रक्शन देखा, मेन पार्ट्स देखा, उसका काम क्या क्या है वो देखा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। नेक्स्ट क्लास से हम लोग और भी जो ट्रांसफार्मर का डिटेल्स है, जैसे कि लॉसेस है, एफिशिएंसी है, रेगुलेशंस है, ये सभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। So that's it for today's video guys. If you like this video, then like the video and share it with your friends, and those who are new in this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।